हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर जिन मैथ्यू के शोल्डर पर सर रखकर आहिस्ता से बोलता है, डोर ओपन करने में तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। जिनकी ऐसी खराब हालत देखकर मैथ्यू ने जल्दी से जिनको अपने आर्म्स में कवर कर लिया था और उसे बुलाने लगता है, लेकिन जिन तो बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं था। इतने में पीछे से शेंगची भी बोस बोस बुलाता हुआ भागकर वहां पर आता है, जिसे देखकर मैथ्यू से पूछता है कि आखिर जिन के साथ क्या हुआ है। इस पर शेंगची थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, वेल तुम बस ये समझ लो कि अभी इनकी हालत ठीक नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से इन्हें फाइट से बाहर निकाल कर लाया हूँ। जिस पर मैथ्यू पूछता है क्या इसे चोट लगी है। जिस पर शेंगची बताता है अगर किसी को चोट लगी भी है तो वो पर्सन है जो कि बॉस से फाइट करने आए थे, यानी कि जिन्हें अपना कंट्रोल लूज करके ब्रूटली उन सबको बहुत मारा है। जिस पर मैथ्यू जिनको चेक करते हुए उसे बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी पूरी बॉडी जल रही हो, क्या हमें इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना चाहिए। जिस पर शेंगची नाम अपना सर हिलाते हुए उसे मना कर देता है कि हम इस टाइम गैंग के किसी भी मेंबर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये यहीं पर सबसे सेफ हैं। ये बोलते हुए वो अपनी पॉकेट से गन निकाल कर मैथ्यू के सामने कर देता है, इसे ले लो, क्या पता तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। जिस पर मैथ्यू सीरियसली गन की तरफ देखने लगा था, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता कि उसने गन ले ली थी या नहीं। शेंगची उससे पूछता है क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कौन सी फेवर मांगी थी। यहाँ पर वो उसी फेवर की बात कर रहा था जब उसने मैथ्यू के हाथ को पकड़ के बोला था कि प्लीज बॉस को रोक लो, और बोलता है तुम जो कुछ भी कर सकते हो करो, बस तुम इन्हें बाहर मत निकलने देना। बॉस को अच्छे से जानते हैं, जैसे ही ये अपने होश में आएंगे तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए ये डोर भी तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम शायद ये इतने लकी ना हो कि वहाँ से जिंदा वापस आ पाए। इसे सुन के मैथ्यू तो काफी सीरियसली जोर से जिनको हक कर लेता है। उन सभी के जाने के बाद मैथ्यू जिनको सोफे पर लेटाकर अच्छे से उसकी टेक केयर करने लगा था। जब वो वेट टॉवल के साथ जिनको क्लीन कर रहा था तब उसे जिनके कोट पर ब्लड नजर आता है, लेकिन ये ब्लड जिनका नहीं था। उसकी बॉडी पर मौजूद वुंड अब अच्छे से हील हो चुका था, इसके अलावा कोई भी और नई इंजरी नहीं थी। लेकिन इस टाइम जिनकी पूरी बॉडी काफी ज्यादा हॉट थी। मैथ्यू ने शेंगची की दी हुई गन भी रख ली थी, जिसे देखते हुए वो सोचता है कि आखिर मैं इसे कैसे रोक कर रखूंगा। मैथ्यू ये सब कुछ सोचते हुए उसे क्लीन कर रहा था कि इतने में अचानक से ही जिन अपने सेंसेस में आते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। इसे देख कर मैथ्यू जल्दी से उसे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्वेट कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें क्लीन करने लग गया। क्या क्या अब तुम ठीक हो। जिन तो पहले ये समझ ही नहीं पाया था कि उसके पास कौन है, लेकिन मैथ्यू की वॉइस सुनकर वो बोलता है क्या ये तुम हो। मैथ्यू को देखकर वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, जिसे देखकर वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अपने क्लोथ रिमूव करने लगा था। जिस पर मैथ्यू उसे रोकता है कि जिन तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन जिन तो उसकी एक नहीं सुनता और उसके सामने ही खुद को रिलैक्स करने लगा था। इसे देख के मैथ्यू सीरियसली सोचने लगता है ये तो अभी भी अपने सेंसेस में नहीं है। खुद को रिलैक्स करने के बावजूद भी जिनकी बॉडी बिल्कुल पहले की तरह ही रिएक्ट कर रही थी, जिसे देख के मैथ्यू से हटाते हुए खुद से ही उसकी हेल्प करने लगा था। अपनी ऐसी हालत देखकर जिन बोलता है, डैम इट, आखिर उन्होंने मुझे किस तरह की ड्रग दे दी है। ड्रग का सुनकर मैथ्यू भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करता है। क्या ऐसा लग रहा है कि इस टाइम जिन काफ़ी ज़्यादा पेन में है। जब शेंगची ने बोला था कि इस टाइम जिनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो तब क्या वो मुझे इस बारे में बताना चाह रहा था। और थोड़ा पीछे हटते हुए अपने फेस पर हाथ रखकर पूछता है, तुमने तो बोला था कि मुझे पिल्स नहीं लेनी, लेकिन फिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर जिन बोलता है, उन्होंने मुझे कोई भी चॉइस नहीं दी थी, मैं ऐसे रिलैक्स नहीं हो पा रहा, तो क्या प्लीज़ तुम अब वो सब कुछ करोगे। कि ऐसी हालत देख के मैं तो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सोचने लगता है। मैं तब से खुद से यही कह रहा था कि मैं इसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ताकि एट लीस्ट मेरी वजह से ये डेंजर में ना पड़े। लेकिन मैं गलत था, तुम तो शुरू से ही हमेशा किसी न किसी खतरे में होते ही हो। इस पर वो जिनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें इस तरह से पिल्स लेने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करना चाह रहे थे, और जिनको बहुत से लोगों के दरमियान इमेजिन करने लगता है कि अगर तुम इस टाइम यहाँ पर ना होते तो कहाँ होते।
और किस हालत में होते, वो लोग तुम्हारे साथ क्या करते। वो तो जिनको ऐसे इमेजिन करके ही काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका था कि इतने में जिन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, मैथ्यू प्लीज़ आप जल्दी करो। जिस पर मैथ्यू दोबारा से उसकी पहले की तरह ही हेल्प करने लगता है, लेकिन थोड़ी इंटेंस वे में कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे होते हुए मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। मैथ्यू के ऐसा करने पर जिन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि अब बस करो और जल्दी से जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जिस पर मैथ्यू थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है कि मैं क्या करूँ, क्या सच में तुम्हें मेरी ही ज़रूरत है? अगर बस तुम्हें खुद को ऐसे ही सेटिस्फाई करना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस पर जिन खुद को संभालते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं जो भी चाहूँ तुम वो करोगे, तो अब आखिर क्या बदल गया जो तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। जिस पर मैथ्यू बोलता है, मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या सच में तुम्हें मेरी ही ज़रूरत है। जिन बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी दूर इस हालत में तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? मुझे तुम चाहिए और कुछ भी नहीं, बस तुम ही चाहिए। उनका ये बोलना ही था कि मैथ्यू फ़ौरन से आगे बढ़कर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। किस करने के बाद उसे थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है, मैं तब से बस यही तो सुनना चाह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अगर कभी तुमने अपना माइंड चेंज करके ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही, तो तब तक काफ़ी देर हो जाएगी, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। ये बोलते ही अचानक से वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर जिन तो बिल्कुल ही फ्लिंच हो गया था। इस पर मैथ्यू बोलता है, ये देखकर मुझे खुशी हुई कि तुम भी इसे एंजॉय कर रहे हो, और साथ ही काफ़ी प्यार से उसके नाम से बुलाने लगता है कि चेंगवू, जिन चेंगवू। जिस पर जिन उसे मना कर देता है कि मुझे ऐसे मत बुलाओ। जिस पर मैथ्यू और भी ज़्यादा फोर्सफुली करते हुए बोलता है, क्यों ना बुलाऊं, ये तो तुम्हारा नाम है ना, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हें ऐसे बुलाऊं? वो दोबारा से उसे नाम से बुलाने लगता है और उसे भी अपना नाम लेने का बोलता है, लेकिन जिनको तो उसकी जगह पर सीओ नजर आने लगता है, जो कि वो सब कुछ करते हुए स्माइल करके उसे नाम से बुला रहा था और पूछता है, जिन चेंगवू क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? जिस पर जिन भी बोल देता है, बोस हाँ ये बहुत अच्छा है। जिन इस टाइम पूरी तरह से उसी इंजेक्शन के असर में था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि इतना ऊपर तक पहुंचने के बावजूद वो अचानक से ही बिल्डिंग से नीचे गिर चुका है और सीधा इस बेसमेंट में आ गया, जहां पर लाइट भी नहीं है, एक बिल्कुल अंधेरी जगह में। और उसे पता ही नहीं चलता कि कब ये सब कुछ करते हुए वो पास आउट हो गया था। फिर एक झटके के साथ उसकी आइज दोबारा से ओपन होती हैं। उसे अभी भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। जिसकी आइज ओपन होता देखकर मैथ्यू से पूछता है, तो क्या तुम उठ गए? जिन पूछता है, मैं कहाँ पर हूँ? मैथ्यू बताता है कि मेरे स्टूडियो में, क्योंकि इस टाइम भी जिनके साथ वो सब कुछ कर रहा था। और उसे बताता है कि तुम पास आउट हो गए थे। इस पर जिन सोचने लगता है, डैम इट, क्या मैं पास आउट हो गया था? और साथ ही उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन मैथ्यू तो रुकने की बजाय सीरियसली उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्योंकि पहले तो जिन्हें अपने सेंसेस में ना होने की वजह से उसे पोस्ट बुलाया था, इसीलिए मैथ्यू दोबारा से उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? इस बार जिन बोलता है कि मैथ्यू, तुम मैथ्यू हो। इस पर मैथ्यू से बोलता है, मेरा नाम लेते रहो, अब चुप मत करना। जिन भी उसकी बात मानते हुए उसका नाम लेने लगा था और सोचता है, जब मैं उसका नाम ले रहा था तो मैं पास आउट हो गया। और ऐसा कई बार हो चुका है, उसके पास से जो कुछ भी हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, वो सब कुछ मेरे माइंड में ब्लर है। जब भी मैं अपने सेंसेस में आता था तो मैं मैथ्यू को अपने ऊपर ही पाता। डैम इट, वो ट्रक पीना जो मुझे ट्रैक्टर ने दी थी, इस तरह की बिल्कुल सिमिलर मैं पहले भी ले चुका हूँ। तो दोबारा से उसके फेस के पास आकर बोलता है, चुप मत करो, मेरा नाम लेते रहो। इतने में जिनको दोबारा से उसी फैक्ट की वजह से ब्लड नजर आने लगता है और उसकी आइज बंद होने लगी थी। जिस पर वो सोचता है, डैम इट, ये फिर से नहीं हो सकता। फिर जब दोबारा से उसकी आइज ओपन होती हैं तो वो उठते हुए मैथ्यू से पूछता है कि आखिर क्या टाइम हुआ है? फिर बोलता है, अभी सुबह नहीं हुई, तुम दोबारा से सो जाओ। इस पर जिन बेसमेंट को देखते हुए बोलता है, इस जगह पर ये बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आखिर इस टाइम दिन का क्या टाइम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती। और उससे अपने फ़ोन का पूछता है, जिस पर मैथ्यू बताता है कि तुम्हारा फ़ोन डेड हो गया था तो मैंने उसे चार्ज पर लगा दिया। वैसे अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम्हारी हालत पहले से ठीक है?
पर जिंतु उसे कोई रिप्लाई नहीं कर पाता और फौरन ही ब्लैंकेट उठाकर खुद को चेक करने लगता है। जब उसे ये कंफर्म हो जाता है कि उसकी बॉडी की हालत अब पहले से ठीक है तो वो मैथ्यू से बोलता है कि मुझे अभी जाना है, इसीलिए मेरा फ़ोन ला कर दो। और मन ही मन सोचता है इससे पहले कि मैं दोबारा से तुम्हारे वो सब कुछ करने की वजह से कोमा में चला जाऊँ। जिस पर मैथ्यू शेंग-ची की कई बात याद करने लगता है कि इन्हें रोकने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े करो। नेक्स्ट टाइम शायद ये इतने लकी नहीं होंगे कि जिंदा वापस आ पाए। इसे याद करते हुए मैथ्यू तो फौरन से ही काफी ज्यादा क्यूटली जिनको हक करके बोलता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे एग्जीबिशन पर आओगे। जिस पर जिन भी प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर पूछता है तो वो कब था। जिस पर मैथ्यू बताता है कि इस वीकेंड को बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसे सुनकर जिन उसे खुद से दूर पुश करते हुए बोलता है तो फिर उसे पहले मुझे अपना कुछ काम करना है। मैथ्यू बोलता है मुझे गैस करने दो, तुम्हारा ये काम जरूर ही काफी ज्यादा डेंजरस और रेकलेस होगा। ये बोलते हुए वो दोबारा से जिनको जोर से हक कर लेता है। क्या तुम थोड़ी देर और मेरे पास नहीं रह सकते। ये बोलते हुए वो दोबारा से उसे पुश करके ऊपर आ गया था और वो सब कुछ करने लगता है। जिस पर जिन इरिटेट होते हुए उसे खुद से दूर पुश करता है कि मैथ्यू अब बस करो। लेकिन मैथ्यू तो उसकी एक नहीं सुनता। जिस पर जिन चलाते हुए बोलता है अब मैं और ज्यादा नहीं कर सकता, प्लीज अब बस कर दो। लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था और वो मैथ्यू को नहीं रोकता। मन ही मन वो ये भी सोच रहा था कि नहीं, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, मुझे जाना होगा। इतने में मैथ्यू उसके पास आकर प्रोटेक्टिव होते हुए बोलता है ये कभी मत भूलना कि तुम सारे के सारे मेरे हो। ऐसा करते हुए दोबारा से जिन अनकॉन्शियस हो चुका था। क्लॉक अलार्म की आवाज सुनकर वो दोबारा से अपने सेंसेस में आता है और सोचने लगता है कि आखिर कितना टाइम गुजर गया। मैथ्यू से बोलता है कि मेरा फोन मुझे अभी वापस ला कर दो। इस पर मैथ्यू बताता है कि वो अभी भी चार्ज हो रहा है। जिन उड़ते हुए बोलता है मैं तुमसे कह भी रहा हूँ कि मुझे अभी वापस जाना है। जब मेरे लोग वहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर फाइट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकता। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में मैथ्यू से किस करने लगता है। मैथ्यू के ऐसा करने पर जिनको तो डेजी फील होने लगता है। तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे दोबारा से बिल्कुल पहले जैसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। इतने में उसे फील होता है कि मैथ्यू उसके साथ कुछ तो कर रहा है। जिस पर वो फौरन से ही मैथ्यू के बाल पकड़कर उसे खुद से दूर करते हुए पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। हम देखते हैं मैथ्यू के हाथ में तो इंजेक्शन था जो कि वो इस टाइम जिनको लगाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन जिनने तो उसे पकड़ लिया और काफी ज्यादा सीरियसली बोलता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिनको तो अपने सभी मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब जियो ने फोर्सफुली उसे इंजेक्शन दिया था और जब उस ट्रैक्टर ने। लेकिन अब मैथ्यू भी उसके साथ सेम ऐसा ही कर रहा है। जिस पर वो उसके बाल खींचते हुए पूछता है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बताओ मुझे मैं यहाँ पर कितने दिनों से हूँ। मैथ्यू बिना किसी एक्सप्रेशन के बताता है कि 3 दिन, पिछले 3 दिनों से तुम इसके असर की वजह से अपने सेंसेस में नहीं थे। जिस पर जिन सीरियसली बोलता है नहीं, क्या तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि पिछले 3 दिनों से जब भी असर कम होता तो तुम दोबारा से मुझे इंजेक्शन दे देते। मैथ्यू बोलता है मैं इस हालत में तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें सेडेक्टिव्स दिए जिससे तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। इस पर जिन सीरियसली बोलता है बिना मुझसे पूछे। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था कि यहाँ पर ही मैं हमेशा नॉकआउट कैसे हो जाता हूँ। और साथ ही उसके फेस के बिल्कुल पास आकर के पीछे स्माइल करते हुए बोलता है तुम भी किसी बेवकूफ की तरह मेरे साथ खेल ही रहे थे। उसे अपने और मैथ्यू के एक साथ बिताए मोमेंट्स याद आने लगते हैं कि क्या तब से ही मैं खुद को धोखा दे रहा था। मुझे लगा था कि मैं ठीक से तुम्हें जान चुका हूँ और मैं कॉन्फिडेंस था कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। इसके बावजूद भी कि तुम अब पहले की तरह छोटे नहीं रहे। और उसे बोलता है आखिर मेरे माइंड के साथ खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस पर मैथ्यू बोलता है जिन तुम पहले मेरे पास आए थे, मैं बस अपनी तरह से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन असल में तो किसी को भी ये परवाह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता है।
वो तो बस अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन मैं सच में तुम्हारी केयर करता हूँ। तुम्हारा काम तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। तुम माफिया हो और जो पिल्स फैक्ट्री में मिली थी वो बस तुम्हारे जॉब का एक छोटा सा पार्ट है। तुम खुद पिल सेल करते हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पिल से दूर रहने का बोला कि मैं कभी भी उन्हें टच नहीं कर सकता। मुझे हमेशा से ही ये बात काफी अजीब लगती आई है। जो जिन मुझे याद है वो वार्डन जैसे लोगों की तरह नहीं था, बल्कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे फाइट करता था। मैं जानता हूँ कि ऑर्फनेज छोड़ने के बाद ये सब कुछ चूज करने का तुम्हारा अपना रीजन होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें जज करने का मुझे कोई हक नहीं। लेकिन कभी कभी मैं ये समझ नहीं पाता कि पास्ट और अब में से आखिर रियल जिन कौन सा है। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुनकर जिन्हें तो अपने सर पर हाथ रख लिए थे, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी कांपने लगती है। तो उसे पूछता है, अपनी क्रिमिनल लाइफ में तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सब कुछ उस वार्डन से कैसे डिफरेंट है। इसे सुनकर जिन तो काफी ज्यादा शौक हो गया था और जल्दी से अपने हाथों से एयर्स कवर करने लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं सुनना चाहता। ये जिनका सबसे बड़ा नाइटमेयर था कि वो वार्डन की तरह बन जाएगा, और वो अपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाने लगता है कि नहीं, आखिर वो पर्सन जिसे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था वो मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकता है जो मैं कभी भी नहीं सुनना चाहता। और फौरन ही मैथ्यू को गले से पकड़कर चिल्लाते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद करो। उसने मैथ्यू को पुश करके बेड से नीचे फेंक दिया था और खुद भी उसके गले को पकड़ते हुए उसके ऊपर आकर जोर जोर से उसे पंच मारने लगता है। चिल्लाते हुए उसे बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये वर्ड किसी रेनबो की तरह शाइन करती है। लाइफ कभी भी तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल नहीं हुई कि तुम्हें इसके लिए अपने हाथ गंदे करने पड़ते। तुम तो अपनी आर्ट की दुनिया में उड़ने में बिजी थे। जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ जो कि फेक इनोसेंस से भरी हुई है, तो ये देखकर मुझे काफी ज्यादा घटिया फील होता है। लेकिन दूसरी तरफ तो मैथ्यू बिल्कुल भी खुद को छुड़ाने का ट्राई नहीं करता। वो बस चुपचाप उसे मार खाते जा रहा था। इतनी देर तक मार खाने की वजह से मैथ्यू तो कफ करने लगा था, जिसे सुन के जिनके हाथ वहीं पर रुक जाते हैं और उसे अपने सामने छोटा मैथ्यू उसी हालत में अनकॉन्शियस नजर आने लगता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था और साथ ही अपना फेस नीचे किए रोने लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं था, मैं बस चीजों को बर्बाद करना ही जानता हूँ। फिर वो उसी हालत में वहाँ से उठकर रूम से बाहर निकल जाता है और अपने क्लोथ्स पहनने लगा था। इतने में मैथ्यू भी हल्का सा अपने सेंसेस में वापस आता है। वो जिनको देखकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे बुलाने लगता है कि जिन, प्लीज यहीं पर रुक जाओ। और जल्दी से उठकर बड़ी मुश्किल से बाहर आता है और उसे रोकने लगता है कि प्लीज मत जाओ। लेकिन जिन तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा था, जिस पर मैथ्यू जल्दी से उसकी लेग को पकड़कर चलाते हुए बोलता है, प्लीज मत जाओ। लेकिन जिन उसे किक करके खुद से दूर पुश कर देता है। मैथ्यू जल्दी से खुद को संभाल कर दोबारा से उसे पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा था कि प्लीज यहाँ से मत जाओ, अगर तुम बाहर निकले तो तुम मर जाओगे। क्या तुम्हें अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं? तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो? फिर तुम्हारे ऐसा करने का रीजन क्या है? जिसे सुनकर जिंदू वहीं पर रुक गया था और बोलता है, तुम्हें रीजन जाना है ना? असल में तो जिनके ऐसा करने का रीजन छोटा मैथ्यू ही था, जिसने उसे बोला था कि मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रेजेंट में मैथ्यू दोबारा से उसे वैसे ही पकड़कर जाने से मना कर रहा था, लेकिन इस बार जिन उसे बोल देता है जो भी रीजन हो, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे गाइस, ये सुनकर आपको क्या लगता है कि जिन मैथ्यू को कभी माफ कर भी पाएगा या नहीं? इस पार्ट में हमने बहुत से इमोशंस देखे हैं, लव, ऑब्सेशन, गुस्सा और नफरत। इसे सबसे ज्यादा इमोशन जो हर्ट करने वाला है वो इस तरह से मैथ्यू को छोड़कर जाना है। चाहे जो भी हो, उसने ये सब कुछ जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, लेकिन क्या वाकई ही उसका ऐसा करना ठीक था? जल्दी से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।